मैं हूँ कमर शीमा और आज मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू कमर, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जिन दोस्तों को नहीं पता उनको बता दूँ कि जनरल साहब जो हैं ही हैज़ बीन फॉर्मर जीओसी 15 कोर, कश्मीर को बड़े अच्छे से देखते हैं और ही इज़ रिटायर्ड एज़ ए चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट हैं और अक्सर मोटिवेशनल टॉक्स भी देते हैं। तो आज जनरल साहब से ज़रा एक बड़ा एजेंडा मैंने रखा है ताकि हम सीख सकें, समझ सकें दैट हाउ थिंग्स हैव बीन मूविंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द रीजन एंड जिस तरह चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं। सर, पहला मैं जो आपसे चीज़ जानना चाहता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले, ये जो इंडिया और चाइना की जो बदलते हालात हैं, ये जो चेंजिंग डायनामिक्स हैं, आप इन्हें किस तरफ देखते हैं? क्या आप किस तरफ भारत और चाइना का रिलेशन जा रहा है? क्या आप कोई लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं? आप कोऑपरेशन देख रहे हैं? आप कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन दोनों देख रहे हैं? हाउ डू यू सी दिस इंडिया चाइना जो रिलेशंस इन नेक्स्ट 10 इयर्स? कमर साहब, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अच्छा सवाल किया, थैंक यू। अम, अ, बल्कि मुझे ये भी कहना चाहिए कि इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। क्योंकि जितने इसमें नज़र लगाई जाए उतने अलग-अलग एनालिसिस हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे देखिए, इंडिया और चाइना 2 पड़ोसी देश हैं। इससे कोई इससे कोई भाग नहीं सकता कि हम पड़ोसी देश हैं और हमारे बीच में एक बॉर्डर रहेगा। अब हम सबको मालूम है चाइना की एक ओपन और स्टेटेड पॉलिसी रही है। पीसफुल राइज़ ऑफ चाइना कुछ डिकेड्स तक करता रहा। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की और उन्होंने डिफेंस में ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी पहले। अब उसके बाद अब उनका एक स्टेटेड एम बन गया है टू रिप्लेस यूएस एज़ आई बेग योर पार्डन, टू रिप्लेस यूएस एज़ नंबर 1 सुपर पावर। इट वाज़ बाय पहले था बाय 2047, फिर उसके बाद उन्होंने उसको एडवांस कर दिया, अब शायद 2030 है। तो वो एक देश है जो अपनी पॉलिसी, अपने गोल बड़े स्टेटेड तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखता है। व्हाइट पेपर निकालते हैं अपना गोल। तो जब एक पीसफुल राइज़ था, तो इंडिया और चाइना के बीच में, हालाँकि 1962 में हमारी एक लड़ाई हुई है बॉर्डर के ऊपर। लेकिन उसके बाद जहाँ पे हमारा कंटेंशन्स यानी कि डिसएग्रीमेंट भी है बॉर्डर पे, वहाँ पे भी हमारी लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं। और चाइना का जो पीसफुल राइज़ है वो उसको अंजाम देता रहा। लेकिन उन्हीं के अपने स्टेटेड एम्स के मुताबिक अब वो अपना मिलिट्री मसल भी फ्लेक्स कर रहे हैं, बिकॉज़ इसलिए क्योंकि वो अब यूएस को रिप्लेस करना चाहते हैं। अब यूएस और चाइना के बीच में हम कहाँ से आ गए? अ, हम हमारा उनके साथ एक बॉर्डर है। चाइना, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, चाइना को ये रहा है एहसास कि करेक्शन, एशिया में इंडिया ही एक ऐसा देश है जो शायद चाइना को कभी एक तरफ से उनको एक कंसर्न से देखते हैं कि उन्हें वॉच करना पड़ेगा इंडिया को। दूसरी तरफ ये भी एक ज्योग्राफिकल सच्चाई है कि हम इंडियन ओशन पे बैठे हुए हैं। हमारे अंडमान निकोबार, हमारी टेरिटरीज़ 6 डिग्री, 10 डिग्री चैनल को डोमिनेट करते हैं। उनकी एनर्जी नीड्स, जो फ्यूल है, वो सारा इंडियन ओशन से, या काफ़ी हद तक, काफ़ी मेजॉरिटी इंडियन ओशन से जाता है। तो एक तरफ से ये भी है। दूसरी तरफ उनका जो हमारे साथ बॉर्डर का जो डिसएग्रीमेंट है, पिछले 10 सालों में, यानी कि जहाँ पे हमारे अनरिज़ॉल्व्ड बॉर्डर्स हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पिछले 10 साल से थोड़ी बेलिजरेंस बढ़ रही है। पहले हम लोग कभी आमने-सामने पेट्रोल होते थे, डिसएग्रीमेंट्स होते थे, वापस चले जाते थे। अभी 2 साल पहले, डिकेड्स के बाद ऐसा हुआ कि वो उन्होंने आकर के अपने कुछ पोस्टों पे यूनिलैटरली स्टेटस को बदलना चाहा। उसमें झड़प हुई, उसमें कैज़ुअल्टीज़ हुई दोनों तरफ, उसमें आगे चल के गोली भी चली। लेकिन अच्छी बात ये है कि उसके बाद हम लोग टॉक्स के ज़रिए
उसको हल नहीं कर पाए, लेकिन मामले को कम से कम ठंडा कर पाए। और 15 हाई लेवल टॉक्स हो गई हैं, जिसमें कि मिलिट्री और डिप्लोमैटिक स्ट्रेन एलिमेंट शामिल हैं। और अब ये टॉक से कम इतना हल निकला है कि हालांकि डिप्लॉयमेंट दोनों तरफ से बराबर है, लेकिन उसके बाद 2 साल हो गए, बावजूद आई बॉल टू आई बॉल, या मतलब काफी आमने सामने डिप्लॉय होने के बावजूद हम आपस में गोलियां नहीं चला रहे, लड़ाई नहीं कर रहे। तो मैं ये देख रहा हूं कि चाइना इंडिया के साथ अपने बॉर्डर इशू को लेकर के एक किस्म से एक प्रेशर पॉइंट बनाना चाहता है। इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं कर रहा हमारे बॉर्डर, हालांकि उसके 14 और देशों के साथ लैंड बॉर्डर्स हैं। वो सब के साथ अपने बॉर्डर्स रिजॉल्व कर चुका है, लैंड बॉर्डर्स। वियतनाम के साथ उनका सी मैरीटाइम बॉर्डर्स में कुछ इश्यूज है। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ है हमारी डिसएग्रीमेंट बॉर्डर पे, लेकिन इसका इफेक्ट अभी इकोनॉमी पे नहीं आ रहा। हमारी ट्रेड बल्कि पिछले 2-3 सालों में बढ़ गई है। आपको भी इल्म होगा इस बात का, जहां $80 बिलियन थी, अब $100 बिलियन हो गया वन साइडेड। सो मेरा कहने का मतलब है, हमारी ट्रेड अभी चलती जा रही है। कुछ कैटेगरीज में हमने ट्रेड बंद की है किसी खास वजह से, लेकिन ओवरऑल ट्रेड, हमारी ट्रेड बढ़ गई है। सो इकोनॉमिक लिंकेजेस अलग तरफ हैं, ये अलग तरफ है। तो ओवरऑल ये नहीं है कि एक तरफ अगर हमारी कुछ कन्फ्रंटेशन हुई है, झगड़े हुए हैं, तो हमने डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक और रिश्ते अपने खत्म कर दिए हों। तो कहने का मतलब, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों कंट्रीज में रिलेशंस में अनईज है, लेकिन स्नैप नहीं है। दे आर नॉट ब्रोकन। जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, जाहिर है आप उसके बारे में भी मेरे से बात करोगे, तो देर आर थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। मेरा कहने का ये मतलब है कि हिंदुस्तान, इंडिया के, हमारे भारत के दो पड़ोसी मुल्कों के साथ, चाइना और पाकिस्तान के साथ अनरिजॉल्व बॉर्डर्स हैं, लेकिन हम एक के साथ जो तजुर्बे होते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं कि दूसरी तरफ हम अपने हालात या ताल्लुकात बेटर कैसे कर सकते हैं। जल साहब, आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दी है, लेकिन मैं एक बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि जब बात ट्रेड की आती है तो दोनों ममालिक जो हैं वो इंगेज करते हैं। अगर आप देखें, ट्रेड को देखें, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया इज हैविली डिपेंडेंट ऑन चाइना? एक बात, सो लेट्स से 97-98 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट इंपोर्ट है सिर्फ, एंड बायलैटरल इज 125 बिलियन डॉलर। यस, बिल्कुल। पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया जो है, इसके ऊपर तो जो पॉलिटिकल अपरेटस है भारत का, वो इस सारे डिस्कोर्स को पब्लिक करता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना, तो इंडिया का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो चाइना के ऊपर, चाइना के बारे में लार्जली पॉलिटिकल लैंडस्केप में नजर नहीं आता। दे अवॉइड इट। भारत जो है वो, जब मैं अगर एक पार्टी की बात करूं, रूलिंग पार्टी की बात करूं, सो दे स्पीक ऑफ कि जी पाकिस्तान तो सारी बात है, 75 साल हैं, जंगें हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, हिस्ट्री है, अवाम तक, हर बंदे तक वो एक पता है कि दोनों ममालिक के क्या ताल्लुकात है। लेकिन जब चाइना की बात आती है, तो बहुत सारे लोगों ने ये तनकीद की प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, या हुकूमत के ऊपर, या सिस्टम के ऊपर, कि वो चाइना के डिस्कोर्स को पब्लिक में नहीं लेके आते बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑन चाइना। इज दैट अ राइट फैक्ट, या वो एक, लेट्स से जब इलेक्शन आता है भारत में, वो आता है ना कि जी, जब इंडिया में इलेक्शन आता है तो मामला थोड़े खराब हो जाते हैं पाकिस्तान भारत, बिकॉज इलेक्शन की बात होती है। बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, तो डिस्कोर्स जो है वो इतना ज्यादा, पॉलिटिशियंस बड़े केयरफुल रहते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडियन डिपेंडेंस ऑन चाइना। आप इसको कैसे देखते नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं आपकी बात से पूरे तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता कि हम हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में हम उसको छुपा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दीज फिगर्स आर आउट इन द ओपन। हाँ, अगर आपको लगता है कि पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आ रहा, तो शायद आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब आप सोचेंगे आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं, आपके जैसे जो मीडिया पर्सनल हैं, वो ये कि इस बात पे, दिस डज नॉट मेक वेरी बिग न्यूज। न्यूज वर्दी होता है
अगर इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर हमारी आपस की जो ट्रेड, हमारी ट्रांसपेरेंसी इस वजह से भी बढ़ जाती हैं कि लोगों को, पीपल टू पीपल, एक बहुत ख्वाहिश है एक दूसरे के बारे में जानने की, चाहे वो हमारे क्रिकेट मैच हो, चाहे फिल्में हो, चाहे एक दूसरे की न्यूज़ हो, सॉन्ग्स, म्यूजिक हो, हमारे में बड़ी कॉमनैलिटीज है ना, मतलब हम एक ही मुल्क थे पहले। तो उस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑलमोस्ट कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, एंड इट मेक्स गुड न्यूज। वेरेज अब हम ना उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, ना उनके साथ हमारे कोई कल्चरल ताल्लुका, मतलब कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये शायद यही वजह होगी। अदरवाइज जैसे आपने कहा कि आप, आपका अंत में सवाल मेरे से ये था कि क्या इज इट अ फैक्ट? आई डोंट थिंक इट इज अ फैक्ट, बिकॉज all the figures are out in the open. Public interest is more towards this, hence these facts get, मतलब यानी पब्लिक इंटरेस्ट, सॉरी, जो इंडिया पाकिस्तान के बारे में शायद ज्यादा है, इस वजह से हम इंडिया पाकिस्तान की बातें ज्यादा सुनते हैं और शायद ज्यादा करते भी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपका इसमें यू हैव अ डिफरेंट व्यू कि ये वो बात नहीं है। लेकिन जब सब मूव आगे चलते हैं, आप कैसे देखते हैं कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, क्वाड जिसे शुरू हुआ और पूरी दुनिया जो है उसकी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में आ गई है। अगर प्रेजेंस नहीं है तो अटेंशन है, डॉक्ट्रिन्स बन रही हैं, व्हाइट पेपर आ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? इज दिस एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया? Is this a liability for India to balance its ties with the West? And particularly within West, Sara West is not on same page when it comes to Indo-Pacific. अमेरिकन का अपना व्यू है, फ्रेंच का अपना है, जर्मन का अपना है। वो जो नॉर्थ अटलांटिक कोऑपरेशन और बड़ा अच्छा है ना, वो यू वोंट फाइंड दैट इन इंडो पैसिफिक में, वो नजर नहीं आता बिकॉज उसकी डिफरेंट है। सो इंडिया के लिए क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है, एक टेंशन है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि दैट द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली द अमेरिकन व्हाट दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ मिलिट्री सपोर्ट, जो बीका जैसे एग्रीमेंट हैं और बहुत कुछ है, दैट इज बेसिकली टू प्रॉप अप इंडिया and to make it to fight with the Chinese, and the Chinese understand and they are ready कि जी इंडिया के साथ मामलात खराब हो तो हो। आप कैसे देखते हैं, ये अपॉर्चुनिटी या लायबिलिटी होगी फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया? देखिए, बिफोर आई, इससे पहले कि मैं आपको बोलूं कि अपॉर्चुनिटी है या लाइबिलिटी है, आप देखिए क्वाड है क्या। क्वाड एक चार देशों में, जैसे कि नाम ही है कोऑर्डिनेटर, एक चार देशों का अरेंजमेंट है। किस लिए है? ये है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे डिजास्टर रिलीफ है, रूल बेस्ड ऑर्डर है, ये इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, और यहाँ पर इकोलॉजिकल इश्यूज हैं, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स है, सस्टेन इकोनॉमी है, तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए है। और अगर आप देखें तो जब ये स्टार्ट हुआ था, HADR के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ के लिए स्टार्ट हुआ था, और पहले 10 एक साल तक इसकी हरकतें बहुत कम हुई आज के मुकाबले। अब जाहिर है हम इन्हीं देशों में जाकर के, मैं अपनी इंडिया की बात कर रहा हूँ, इन्हीं देशों में, इंडो पैसिफिक इलाके में जाकर के हम इन लोगों के साथ बायलैटरली भी इन्हीं देशों के साथ मिलते रहते हैं। हमारी नेवी शिप्स एक्सरसाइज भी करती हैं बायलैटरली। अब जब बायलैटरली कोई एक्सरसाइज करेगा या ट्राइलैटरली करेगा, और अगर उसमें क्वाड वाले देश आएंगे तो हम कहने लग जाएंगे इट इज अंडर द एजेस ऑफ क्वाड। अदरवाइज बाय द चार्टर क्वाड जो है एक मिलिट्री अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप सब कहते हैं, और आपने खुद भी कहा कि वेस्ट पूरा एक मत नहीं है, यानी अगर पूरे वेस्ट को कहें, वेस्ट इज अ वेरी जनरलाइज्ड थिंग, वेस्ट, बट हर एक कंट्री की अपनी अपनी पोजीशन है। और आजकल खास तौर पे जब से ये कोल्ड वॉर खत्म हुई है, अभी दो सुपर पावर्स रहे, अभी मल्टीलैटरल एंगेजमेंट का ज़माना है, यानी देश एक दूसरे देश के साथ अगर एंगेज करते हैं तो उनको कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि आप दूसरे तीसरे देश के साथ एंगेज नहीं कर सकते। पहले बड़ा क्लियर था कि आप वेस्ट के कैंप में हो या रशियन या सोवियत कैंप में हो। तो अब अलग अलग मिसाइल पे, यानी अलग अलग टॉपिक्स पे हम अलग अलग देशों के साथ एंगेज करते हैं। मल्टीलैटरल एंगेजमेंट का ये एरा है। तो अब हाल ही में जब जब जैसे हम पिछले सवाल में बात कर रहे थे कि चाइना अमेरिका को एज नंबर वन सुपर पावर रिप्लेस करना चाहता है, तो वेस्ट भी अपनी तरफ से, अब मैं लूजली वेस्ट बोल रहा हूं, अमेरिका भी अपनी तरफ से चाहेगा
कि वो यहाँ पर उनके साथ कुछ लिंकेजेस हों, कि अगर इंडो पैसिफिक में हो तो पैसिफिक अगर वो देख सकते हैं तो इंडियन ओशन की तरफ उन्हें, तो इंडिया इज ए नेचुरल पार्टनर। क्यों? वो इसलिए कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, उधर अमेरिका डेमोक्रेसी है, तो ये चार डेमोक्रेसीज के बीच में, चार बड़ी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज के बीच में, जापान देश छोटा है लेकिन इकोनॉमी बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया का पूरा कॉन्टिनेंट है बाय इटसेल्फ, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और अमेरिका की अपना इंपॉर्टेंस है, नंबर वन कंट्री टुडे। तो कहने का मतलब ये कि कॉड एक ऐसा अरेंजमेंट है विच, जो कि दूसरे कई और फील्ड्स में और जरूरत पड़ेगा तो कई और फील्ड में शायद एक्सपैंड कर जाए इससे भी ज्यादा। तो ये एक अलायंस नहीं है, ये एक मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है। और इसमें अब जाहिर है, जो आप हिंट कर रहे हैं, मैं आपको खुल के बोलता हूँ, चाइना कहता है कि इंडिया और ये चारों देश जो हैं मिलके क्वाड बना रहे हैं, वो इससे खुश नहीं है। तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ, लेकिन चारों देश क्लैरिफाई कर चुके हैं कि हमारी तरफ से हमसे रूल्स बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं। कोई किसी के ऊपर कोई आक्रामक, कोई एग्रेसिव डिजाइन्स नहीं है। रूल्स बेस्ड ऑर्डर, यानी कि अगर कोई रूल बेस्ड कोई देश को फॉलो नहीं करना चाहता, तो फिर वो उस देश का अपना लुकआउट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर बात है स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को बड़ा पुराना देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारा खित्ता जो है ये वैसे का वैसा ही मूव कर रहा है। इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही किसी किस्म की। आप क्या समझते हैं सर कि जो फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? आप 75 साल की नॉन कोऑपरेशन है पाकिस्तान, भारत की और इस खित्ते की। बाकी दुनिया सारी ग्रो कर रही है, लेकिन हम लोग नहीं ग्रो कर रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? और हमारा कोई कोऑपरेशन नहीं है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप कमर साहब। देखिए, ये साउथ एशिया में आप इंडिया पाकिस्तान को लें, इवन हालांकि साउथ एशिया में नहीं, इंडिया चाइना को लें, हमारे यहाँ पे हमने जंगें लड़ी हैं आपस में। अभी टेररिज्म की लड़ाई से भी जूझ रहे हैं हम लोग। तो मैं फिलहाल उस कंटेंशियस इश्यू पे नहीं आता हूं कि फॉरेन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, बट हम टेररिज्म से जूझ रहे हैं। तो अ, और कई ऐसे डिसएग्रीमेंट्स हैं। हम लोग इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करने से ज़्यादा, या उसके बजाय हमारे को ये आपस की कन्फ्रंटेशंस, आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स और टसल्स में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है, और जाहिर है कि वो हमारी इकोनॉमी पे भी असर डालती है। जैसे हम बात कर रहे थे कि चाइना ने जब पीसफुल राइज किया अगर 30 साल तक, तो पीसफुल राइज के टाइम उन्होंने फिर मिलिट्री माइट, मिलिट्री फ्लेक्सिंग ऑफ मसल और नए-नए इक्विपमेंट खरीदना, ये सब उन्होंने उस टाइम नहीं किया। जब उन्होंने इकोनॉमी का कोई लेवल, कोई दर्जा हासिल कर लिया, तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम मिलिट्री पे कॉन्संट्रेट करेंगे, और हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों से उनकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हुई है। सॉरी। अगर हम भी एशिया, साउथ एशिया में, अगर हम हमारे भी आपस में बेहतर ताल्लुकात होते और हमारे को इन जंगों में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, टसल्स में अपना ध्यान नहीं ज़ाया करना पड़ता, तो ज़ाहिर है कि हमारे सारे देश भी इकोनॉमिकली जैसे हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग होते। अब आपने कहा कि 75 साल के आप कैसे देखते हैं इसको, इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद आज नहीं तो कल हमारी ये टसल्स, कन्फ्रंटेशंस अगर रिज़ॉल्व ना हो जाए पूरी तरह, लेकिन कम हो जाएँ, इतनी कम हो जाएँ कि हम इकोनॉमी पे कॉन्संट्रेट कर सकें। अगर यूरोप और अमेरिकाज़ और बाकी रीजन्स में, दुनिया के रीजन्स में अगर हम ट्रेड अरेंजमेंट बना सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे हम क्यों नहीं बना सकते ट्रेड अरेंजमेंट्स? हमारे आपस की कोई और वजह है जिससे हम ट्रेड रोकते हैं। इंडिया पाकिस्तान के लीजिए, मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड रुकना
इंडिया के लिए शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को तो बहुत फ़र्क पड़ता है अगर हमारे से ट्रेड रोकते हैं। इट मेक्स गुड सेंस फॉर पाकिस्तान टू हैव ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। लेकिन ट्रेड रिलेशन अगर पाकिस्तान ने हमारे से कट किए हैं, तो किसी और वजह से, वो पॉलिटिकल वजह है, डिप्लोमैटिक वजह है। अभी उसमें नहीं चलते, नहीं तो फिर उसमें हम डिस्कशन करने लग जाएँगे। तो अदरवाइज़ पाकिस्तान इज़ अ ब्रिज, जो इंडिया चीज़ें अफ़गानिस्तान को या सेंट्रल एशिया रिपब्लिक को भेजना चाहता है, तो हम वो रोक देते हैं। अब हम ये क्यों रोकते हैं? हम इसलिए पाकिस्तान इसलिए रोकता है क्योंकि किसी और वजह से हमारे में आपस में नाराज़गियाँ हैं। तो कहने का मतलब ये है, और फिर सॉरी मैं अपनी बात को काट रहा हूँ, लेकिन एक और चीज़ कहूँगा कि सार्क कंट्रीज़ में, सार्क कंट्रीज़ का जो ओरिजिनल विज़न था, वो ये था कि हम एक ऐसा ही ट्रेडिंग ब्लॉक बना सकें। लेकिन वो ट्रेडिंग ब्लॉक क्यों नहीं बन पाया? उसकी बेसिक वजह मैं कहना चाहूँगा, चाहे आप कितने मिसाल दे दें और वजह बता दें, लेकिन बेसिक वजह ये है कि जितने भी 7 और देश हैं, वो देखते हैं कि इंडिया की हेजेमनी है, इंडिया बड़ा ना हो जाए, इंडिया सबसे हावी ना हो जाए। देखिए, ये एक ज्योग्राफिकल रियलिटी है, इंडिया सबसे बड़ा देश है इन देशों में, तो ये ज्योग्राफिकल रियलिटी है। जैसे हम इससे नकार नहीं सकते अपने आप को कि चाइना इंडिया से बड़ा है, ऐसे इंडिया इन देशों से बड़ा है। तो उसमें अगर हमारे में ये फ़ियर्स आ जाएँगे, तो हम वो नहीं होने देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई और वजह है, इकोनॉमिक वजह नहीं है, इकोनॉमिक रीज़न्स नहीं है कि हम क्यों ट्रेड नहीं कर रहे। मेरा मानना है, अगर आज नहीं तो कल, ये जनरेशन नहीं तो अगली, कोई जनरेशन देख पाएगी इस बात को, और धीरे-धीरे इकोनॉमी में बाउंड्रीज़ वैसे ही अभी टूटने लग गई हैं। जैसे ही और ये दुनिया इस तरफ बढ़ेगी, इंशाल्लाह हम भी बेटर रिलेशंस और बेटर इकोनॉमिक ज़ोन बना पाएँगे। जी, बिल्कुल ठीक है, एंड आई एम श्योर जिस तरह आपने कहा कि चीज़ें बेहतर होंगी, मुझे लगता है कि बेहतर हो सकती हैं अगर हमें थोड़े से जो माज़ी को भूलें और मुस्तक़बिल को देखें और हाल में रहें बिल्कुल। कि हमारी जो आबादी है उसको क्या चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है, पाकिस्तान एक 25 करोड़ की आबादी है ऑलमोस्ट, आपके पास 140 करोड़ की आबादी है, तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो लड़ाइयाँ जो हैं उससे बाहर आना चाहिए और एटलीस्ट उस माइंडसेट ऑफ हॉस्टिलिटी से भी बाहर आना चाहिए, एंड वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विद अ क्लियर विज़न जिससे हम अपने लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर कर सकें। Thank you जी, very much, Jalsa, for helping us to understand India's mindset for China, for the broader region in Indo-Pacific, and for this particularly India, Pakistan, and SAARC के हवाले से. We will definitely, sir, keep talking with you and keep requesting you और keep unearthing कि कैसे चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और कैसे मुस्तकबिल में होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप ने टेक्निकली यहाँ पे टेक्निकली क्या फिज़िकली सर्व भी किया हुआ है कश्मीर में, सो यू नो लॉट व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस पे भी जो है वो एक निश्चित हिसाब से ज़रूर करेंगे। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कंवर साहब फॉर इनवाइटिंग मी, और इट वाज़ अ गुड डिस्कशन, एंड आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू अगेन। थैंक यू। थैंक यू।